स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना दुनिया के दो सबसे बड़े देश हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 21st सेंचुरी एशियन सुप्रीमेसी से डोमिनेटेड होगी, जहां ये दोनों देश वर्ल्ड ऑर्डर के फोकल पॉइंट पर रहने वाले हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का एक ऐसा ग्रुप भी है जो इन दोनों देशों को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह मान रहे हैं। एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो कब और कैसे फटेगा ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब भी ये फटेगा इसके धमाके से होने वाले डिस्ट्रक्शन की चपेट में पूरा विश्व आ जाएगा। वैसे फिलहाल एशियन सुपर पावर बनने की जद्दोजहद में उलझे इन दोनों सूरमाओं के रिश्ते काफी पुराने और पेचीदा हैं। जब 1951 में चाइना ने तिब्बत को अपने अधिकार में लिया था, तब इंडिया चाइना को अपने लिए एक बड़ा खतरा नहीं मानता था। यही कारण है कि लेट 1950s तक हिंदी चीनी भाई भाई का नारा सबकी जुबान पर था। लेकिन 1950s के एंड होते होते इंडिया चाइना के बीच अनडिमार्केटेड बॉर्डर्स का मुद्दा तूल पकड़ने लगा था, जिसने 1962 में एक फुल फ्लेश्ड वॉर का रूप ले लिया था, जिसका परिणाम भारत के दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। लेकिन फिर भी 1986 और 87 की क्राइसिस को छोड़कर इंडिया चाइना बॉर्डर रिलेटिवली पीसफुल ही बना रहा। ये लगभग 25 सालों तक चले नेगोशिएशंस और अरेंजमेंट्स का ही नतीजा था, जिसने इकोनॉमिक और मल्टीलेटरल एरिनाज में इंडिया चाइना रिलेशंस को पॉसिबल बनाया। लेकिन दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस में एक नया मोड़ 2013 में फिर से आया। दरअसल साल 2013 में शी जिनपिंग के गद्दी पर बैठने के बाद से ही इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज फिर से उठने लगे। यही कारण है कि 2013, 2014, 2015 और 2017 में भारत और चाइना के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में एक के बाद एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ का सिलसिला हमें देखने को मिला। कभी इन स्टैंड ऑफ का कारण दिप्सांग प्लेन रहा तो कभी डोंगलांग। लेकिन जब जून 2020 में लद्दाख के गलवान रीजन में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और चाइनीज PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हुए स्क्रिमिशेस में दुनिया ने पहली बार इस टाइम बॉम्ब की टिक टिक बड़े गौर से सुनी, क्योंकि गवर्नमेंट सोर्सेस के अकॉर्डिंग इंडिया चाइना बॉर्डर पर 45 सालों के बाद इस तरह दोनों आर्म्ड फोर्सेस के बीच शॉट्स फायर किए गए, जहां बॉर्डर के दोनों ही ओर से जानें चली गई थी। ऐसे में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि इस इशू को डीएस्केलेट करने की जरूरत है, क्योंकि गलवान में जो हुआ वो न केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि इस पूरे रीजन और वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए भी एक बड़ा खतरा था। इस बात को समझते हुए दोनों ओर से डिप्लोमेटिक मेजर्स का दौर चला और एक समय आया जब लगा कि शायद इंडिया और चाइना फिर से अपने रिलेशंस को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चाइना ने बीते हफ्ते इस बारूद के ढेर में फिर से एक बार चिंगारी लगा दी। जी हाँ दोस्तों, बीते 9 दिसंबर को चाइना की तरफ से फिर से एक बार इंडिया के अभिन्न अंग माने जाने वाले अरुणाचल प्रदेश में की गई घुसपैठ ने दोनों देशों को दोबारा आमने सामने ला दिया। ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर बीते कुछ सालों में चाइना को हुआ क्या है और वो करना क्या चाह रहा है। क्यों वो बार बार LAC के मुद्दे पर इंडिया को उकसा रहा है? क्योंकि जैसा हमने देखा कि LAC का ये मुद्दा अनरिजॉल्व जरूर है, लेकिन फिर भी इसे लेकर दोनों देशों के बीच एक स्टेटस कू बना हुआ था, जिसे बीते कुछ दशकों से चाइना बार बार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी डिप्लोमेटिक तरीकों से नहीं बल्कि आर्म्ड फोर्सेस की मदद से एग्रेशन दिखा के। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी एक महत्वपूर्ण और मुख्य प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, दैट व्हाई चाइना इज गेटिंग मोर एंड मोर एग्रेसिव। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को UPSC की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी, और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 22 दिसंबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 7 PM रहेगी। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे, और मात्र 6000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं।
दोस्तों 13 दिसंबर 2022 को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा लोकसभा में दिए गए ऑफिशियल स्पीच में ये बात स्पष्ट हो गई कि 9 दिसंबर को चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगत्से रीजन में एलएसी को पार करके भारत में घुसने का प्रयास किया गया था। पीएलए की तरफ से ये कोशिश एलएसी के स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज करने के इरादे से की गई थी, जबकि कुछ लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चाइनीज आर्मी एलएसी के पास अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्टैब्लिश करने के इरादे से इंडियन टेरिटरी में घुसी थी। जबकि स्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस के अनुसार दोनों ही ओर से एलएसी के इतने पास ऑब्जर्वेशन पोस्ट या सिमिलर स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। चाइना की इस कोशिश को एक बार फिर इंडियन आर्मी ने वक्त रहते इंटरवीन करके विफल कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन आर्मी द्वारा की गई इस कार्यवाही में फर्म एंड रेजोल्यूट एक्शंस लिए गए, जहां 200 से ज्यादा सैनिकों के बीच हुई झड़प में दोनों ही ओर के सोल्जर्स मामूली रूप से घायल हुए। हालांकि इसी तवांग रीजन के यांगत्से रीजन में ऐसा एक सिमिलर इंसिडेंट बीते साल अक्टूबर में भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार जिस स्केल पर तवांग में इंसिडेंट हुआ है उसे लेकर चाइना की अप्रोच पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जहां इंडियन और वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट से बात पता चलती है कि दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस के बीच हुआ ये क्लैश तवांग के यांगत्से रीजन में सेंटर था, वहीं इस सच्चाई से अलग चाइना मीडिया इस कॉन्फ्लिक्ट की लोकेशन को डोंगजांग एरिया में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? एक ही क्लैश के लिए आखिर चाइना डिफरेंट लोकेशन क्यों क्लेम कर रहा है? दोस्तों, ये कोई आम चाइनीज मीडिया स्टंट या चाइनीज मीडिया स्टुपिडिटी नहीं है, बल्कि इसके पीछे चाइना का एक सोचा समझा प्लान है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि चाइना और इंडिया के बीच कई दशकों तक डिप्लोमेटिक मीटिंग्स और नेगोशिएशंस का दौर चला, जिसके बाद एलएसी में ऑपरेट करने के लिए कुछ ग्राउंड रूल स्टैब्लिश किए गए। इनमें एक अनरिटन रूल ये था कि दोनों ओर से विंटर्स में किसी भी तरह का क्लैश या क्लोज पेट्रोलिंग अवॉइड करी जाएगी। लेकिन विंटर्स के पीक पर तवांग में हुए इस क्लैश ने अब इस कर्टसी रूल को भी डिमोलिश कर दिया है। अब अगर चाइना ने ये कदम उठाया है तो इसके पीछे जरूर कोई ठोस कारण होंगे। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स और वेटरन डिप्लोमेट्स की माने तो इस चाइनीज एक्शन के पीछे एक नहीं बल्कि बहुत से अलग अलग डायमेंशन छुपे हुए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। दोस्तों, अगर हम चाइना की इंडिपेंडेंस के बाद से ही उसकी फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि माओ से लेकर आज तक चाइना इस वर्ल्ड को बाइपोलर पावर स्ट्रगल के रूप में देखता आया है, जिसके एक पोल पर यूएसए और दूसरे कैपिटलिस्ट नेशंस खड़े हैं तो वहीं दूसरे पोल पर यूएसएसआर और उसके सहयोगी चाइना जैसे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री से लेस है। यही कारण है कि जब 1961 में इंडिया ने कोल्ड वॉर के दौरान नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव रखी तो चाइना ने इस अप्रोच को ही खोखला बता दिया, क्योंकि उसका मानना था कि सूनर या फिर लेटर ये नॉन अलाइंड कंट्रीज इन दोनों पोल्स पर खड़े किसी एक पक्ष के पीछे खड़ी हो जाएंगी। जब लेट 1980s में ये बात साफ हो गई कि यूएसएसआर अब डिसोसिएट होने वाला है तो चाइना की इस ऑलवेज बाइपोलर वर्ल्ड थ्योरी में चाइना ने ही सेकंड पोल के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली। अगर हम गौर करें तो 1990s से ही चाइना यूएसए से अपनी अलग इकोनॉमी, डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस को स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, और यही कारण है कि बीते एक दशक में चाइना खुद को यूएसए के सीधे कॉम्पिटिटर की तरह प्रेजेंट करता आया है, जिसमें उसका दावा है कि अगर आप चाइना के साथ नहीं है तो आप उसके विरोधी यूएसए के साथ हैं। लेकिन चाइना के इस बाइपोलर वर्ल्ड फिलॉसफी को एक बड़ा झटका तब लगा जब उसने भारत को तेजी से आगे निकलते देखा। 21st सेंचुरी में शायद भारत ही एक ऐसा लौता देश है जो चाइना के हर रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है। फिर चाहे बात मार्स पर अफोर्डेबल मंगलयान भेजकर एशिया के पहले मार्शियन ऑर्बिट रीजिंग नेशन बनने की हो या फिर दुनिया के सबसे तेज आगे बढ़ती इकोनॉमीज में से एक होने की, इंडिया साल दर साल चाइना से लोहा लेता नजर आ रहा है। जहां न केवल हमारा देश इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर रहा है बल्कि वर्ल्ड स्टेज पर भी भारत का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और ये तब है जब इंडिया हमेशा की तरह बिना किसी एक पक्ष का साथ दिए अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहा है। ऐसे में इंडिया की बढ़ती डिप्लोमेटिक ताकत और उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मिलती तवज्जो चाइना के बाइपोलर वर्ल्ड फिलॉसफी के लिए खतरा बनती जा रही है, खास तौर पर कोविड के बाद जब दुनिया में इंडिया का रुतबा एक रिस्पॉन्सिबल पावर और हेल्पिंग नेशन के रूप में बढ़ा है, जबकि इसके उलट चाइना को कोविड स्प्रेड से जुड़े कठिन सवालों का जवाब पूरी दुनिया को देना पड़ रहा है। ऐसे में अब चाइना इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कैसे उसका पड़ोसी देश न केवल हर मामले में उससे आगे निकलता जा रहा है बल्कि सालों से ऑन गोइंग उसके बाइपोलर वर्ल्ड एजेंडा को भी खत्म करने की कगार पर है। एक के बाद एक चाइनीज डिप्लोमेटिक पॉलिसीज ध्वस्त होती जा रही हैं और एशिया के बड़े देशों के मुकाबले भारत उसकी पकड़ से बाहर है।
ऐसे में चाइना की तिलमिलाहट समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तिलमिलाहट केवल चाइना की ही नहीं है बल्कि उसके सुप्रीम लीडर की भी है। तो चलिए एक और डायमेंशन को हम देखते हैं। दोस्तों, जब से कोविड ने दुनिया में दस्तक दी है तब से चाइना इंटरनल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। फिर चाहे वो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी या इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर चाइना के ह्यूमन राइट वायलेशन, चाइना के प्रेसिडेंट हर ओर से अपने ही जनता द्वारा घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में चाइना अपने अजीज दोस्त पाकिस्तान की ही एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, जो कहती है कि जब आप अपनी पॉलिसीज में विफल हो रहे हो तो उसका ठिकरा किसी और पर फोड़ दो, और खास तौर पर अपने देशवासियों को ये विश्वास दिलाओ कि वो खतरे में है। आपको याद होगा, यही स्ट्रेटजी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहां की आर्मी सालों से इस्तेमाल करती आ रही है, और रिसेंटली वहां पर भी इसकी हवा तेज हो गई है, जिससे वो अपनी जनता को भारत से होने वाले अटैक का डर दिखाकर प्रो गवर्नमेंट बनाए करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी वजह से इस रीसेंट तवांग इंसिडेंट की लोकेशन चाइनीज मीडिया कुछ और बता रही है, ताकि वो अपनी जनता के सामने ये फैक्ट स्टैब्लिश कर पाए कि इंडिया एक डिफेंसर नहीं बल्कि एक एग्रेसर की तरह चाइना में घुसने को तैयार बैठा है, जिससे अगर उन्हें बचना है तो उन्हें अपनी गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करना होगा। अपने झूठ को फैलाने के लिए अक्सर चाइना भारत में हो रहे नए डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स का भी सहारा लेता है। साथ ही इंटरनेशनल फ्रंट्स पर चाइना इन्हीं रीजंस के थ्रू अपने एक्शंस जस्टिफाई करता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बीते कुछ सालों में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर भारत का कद काफी तेजी से बढ़ा है, और साथ ही भारत ने हमेशा से बिना किसी दबाव में आए अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चूज की है। यही कारण है कि हाल के सालों में जहां एक ओर भारत के यूएसए से रिश्ते बेहतर हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उसने अपने पुराने एलाई रशिया को भी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज इंडिया वर्ल्ड की हाई टेबल पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और ये बात चाइना के गले नहीं उतर रही है। यही नहीं, हाल ही में इंडिया ने यूएसए के साथ मिलकर उत्तराखंड में एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी, जिस पर चाइना ने ऑब्जेक्शन भी किया था। अपने कड़े विरोधी यूएसए को अपनी सीमा के इतने करीब पाकर स्टेट कंट्रोल चाइनीज मीडिया ने अपनी जनता में इस बात का डर भी फैलाया और इंडिया के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप करने की भी भरपूर कोशिश की। लेकिन अपनी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए इंडिया इस बात से अनअफेक्टेड ही रहा। आज भारत के साथ यूएसए के अलावा इंडो पैसिफिक रीजन के दूसरे बिग प्लेयर्स जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया भी काम कर रहे हैं। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक साथ मिलकर बनाया गया क्वाड ग्रुप इसका जीता जागता उदाहरण है। इस ग्रुप के बनाने के बाद इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ते चाइनीज इंटरवेंशन पर मानो लगाम लग गई हो, और अब चाइना इंडिया के इस डिप्लोमेटिक प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। खास तौर पर जैसे जैसे इस ग्रुप का इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, चाइना की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया का चाइना की दुखती रग ताइवान पर एडवर्सरी स्टैंड और बीते साल इंडिया का पीएम मोदी की ओर से दलाई लामा से फोन कॉल्स को एक्नॉलेज किए जाने को भी चाइना एक राइजिंग इंडियन एग्रेशन के तौर पर देख रहा है। यही नहीं, जिस तरह इंडिया एलएसी से जुड़े एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है और हर गुजरते साल के साथ अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है, इससे भी चाइना और ज्यादा इनसिक्योर होता जा रहा है। और रिसेंटली इंडिया चाइना बॉर्डर के पास अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ऐसे में चाइना का ये बढ़ता एग्रेशन उसके डेस्परेशन और इनसिक्योरिटी को उजागर करता है। ये चाइनीज इनसिक्योरिटी ही है जिस वजह से चाइना बार बार एलएसी को पार करके भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में अपनी इस इनसिक्योरिटी को एग्रेशन के फॉर्म में दिखाने के लिए चाइना क्रूड फिंगर अप्रोच अपना रहा है। पर क्या है क्रूड फिंगर अप्रोच? चलिए अब इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये बात सही है कि 1962 में हुए सिनो इंडिया वॉर में इंडिया को भारी नुकसान पहुंचा था, और आज तक चाइना उसी का साइकोलॉजिकल बेनिफिट उठा रहा है। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि यह युद्ध आज से 6 दशक पहले लड़ा गया था। तब का हिंदुस्तान कुछ और था और दुनिया में पावर बैलेंस की सुई भी किसी और तरफ झुकी हुई थी। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये बात सही है कि चाइना की इकोनॉमी और उसका डिफेंस बजट हमसे कई गुना बढ़ा है। लेकिन हम वर्ल्ड ऑर्डर पर गौर करें तो चाइना के पास कोई भी नेचुरल अलाई नहीं है। अगर हम पाकिस्तान जैसे फॉर्मल अलाइज को कंसीडर कर भी लें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब देश चाइनीज डेट या लोन्स के नीचे दबे महज कठपुतलियां मात्र हैं और कुछ नहीं, जिनका अपना कोई स्टैंड नहीं है। ऐसे में चाइना के लिए भी सीधे भारत पर हमला करने का फैसला लेना आसान नहीं है। वहीं दूसरी ओर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मुद्दा डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने के लिए चाइना की बाइपोलर वर्ल्ड की आइडियोलॉजी आड़े आ रही है,
क्योंकि इंडिया के साथ ये सारे मुद्दे टेबल पे सुलझाने का मतलब है कि चाइना का अपनी मिलिट्री माइट की हार स्वीकार करना। ऐसे में चाइना पॉलिटिक्स ऑफ फ्रंट का इस्तेमाल करके इंडिया पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो 2 मेजर फ्रंट्स पर भारत को उलझाना चाहता है। पहला है 3400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एलएसी के अलग अलग सेक्टर्स को बारी बारी से डिस्टेबलाइज करना, ताकि ये सारी जोन एक्टिवेटेड रहें और भारत को अपने रिसोर्सेज डिवाइड करने पड़े। यही कारण है कि 2 साल पहले गलवान में मुंह खाने के बाद अब बीते कुछ समय से चाइना की तरफ से होने वाले सारे एलएसी वायलेशंस नॉर्थ ईस्ट में कंसंट्रेटेड हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में शायद चाइना की तरफ से उत्तराखंड में भी ऐसे ही वायलेशंस देखने को मिले, जिससे एलएसी के ये सेक्टर्स एक्टिव बने रहें, जिसकी मदद से चाइना इसी हाइपर एक्टिविटी को यूज करके अलग अलग सेक्टर्स में अपने मन माफिक एलएसी को आगे बढ़ा सके। आफ्टर ऑल गलवान में महीनों तक जमे रहने का चाइनीज का मेन एम तो यही था ना कि चाइनीज आर्मी की मदद से इंडियन टेरिटरी पर कब्जा किया जा सके या फिर इस सेंटीमेंट को एटलीस्ट जन्म दिया जा सके, और यही कारण है कि वो एलएसी का मुद्दा टेबल पर नेगोशिएट नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी ओर चाइना की इस क्रूड फिंगर अप्रोच का दूसरा फेज है एलएसी की इस डिस्टेबिलिटी को उसकी करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हथियार की तरह यूज करना, ताकि इसके जरिए इंडिया को इंटरनली डिस्टेबलाइज किया जा सके। यही कारण है कि चाइना अपने इस डेस्परेशन और इनसिक्योरिटी के चलते और भी ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। दोस्तों, चाइना कुछ वैसे ही अप्रोच अपना रहा है जैसे बच्चे अपनी जिद पूरी ना होने पर अपनाते हैं। वो पैर पटकते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन रीजनेबल बात नहीं मानते। लेकिन यहाँ चाइना को समझना चाहिए कि भारत जैसे देश के अगेंस्ट उसका ये टैंट्रम्स काम नहीं आएंगे, बल्कि उसे चाहिए कि इन इश्यूज को डिप्लोमेटिकली जल्द से जल्द रिजॉल्व करे, ताकि इस टिकिंग बॉम्ब को वक्त रहते डिफ्यूज किया जा सके। ऐसे करने से दोनों देशों में अमन शांति के साथ साथ आर्थिक खुशहाली भी सुनिश्चित होगी, जो 21st सेंचुरी को रियल सेंस में एशियन सुप्रीमेसी की सेंचुरी बनाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। इसको लेके आपके क्या ओपिनियन और पर्सपेक्टिव्स हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में मैंने आपसे बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक है जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो क्वेश्चन इज, देयर हैज बीन अ शिफ्ट in India's Tibet policy. Discuss the statement in the event of increasing tension between India and China. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।